Hello everyone and welcome to Ojang IAS Academy. I am Ashima Shukla and I am starting a new segment for all the students here, that is Ojang Times with Ashima Shukla. The videos will run daily from Monday to Saturday and you can access these videos on Anytime Learning app. The Anytime Learning app आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से and वहां से आप वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं without missing any video. तो शुरू करते हैं आज का सेशन ना ओजांग टाइम्स के अंदर या ये जो सेशन है इसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि न्यूज़पेपर से जो न्यूज़ है उसको कैसे हम अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज कर सकते हैं या वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है. ओके, सो वी आर गोइंग टू बिगिन एंड आज की जो क्लिप है दैट इज अबाउट अम्फन बैटर्स वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. तो वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में जो साइक्लोन आया है विच इज साइक्लोन अम्फन, सो इसके ऊपर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. नाउ ये अब हमारे लिए कैसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट दिस. साइक्लोन आया है बट ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे, बिकॉज यहाँ से वी हैव सम क्वेश्चंस व्हिच विल बी कमिंग. और वो क्वेश्चंस कौन से हैं? दीज आर द क्वेश्चंस. प्रीलिम्स के अंदर ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? करंट इवेंट्स यानी कि साइक्लोन अम्फन किस एरिया में हिट किया है, कहाँ से नाम लिया गया है या किस कंट्री ने प्रपोज किया है, दैट इज करंट इवेंट्स. इसके बाद आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन, यानी कि साइक्लोन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है और उसका रिलेवेंस किधर से है या इनडायरेक्टली ये कहाँ से लिंक्ड है, इस साइक्लोन से लिंक्ड. ठीक है, सो दिस इज अबाउट प्रीलिम्स में ये इस तरह से आ सकता है आपके सामने. अब बात करें अगर मेंस की, तो मेंस में GS1 में जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी का जो टॉपिक है उसके अंदर दिस कैन बी आके उस कैटेगरी या उस टॉपिक के अंदर कवर होता है. सो दिस इज द रेलेवेंस कि ये टॉपिक हमने क्यों लिया है या ये हमारा करंट वाला अपने एग्जामिनेशन से कैसे रिलेटेड है. राइट, सो नाउ आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने ये टॉपिक क्यों लिया है, ये आर्टिकल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. तो अब बढ़ते हैं आगे और बिगिन करते हैं दैट व्हाई इट इज इन न्यूज में क्यों है. तो 20th मई को साइक्लोन अम्फन जो है इसने एक लैंडफॉल किया था. इट मेड अ लैंडफॉल ओवर सदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, या पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दक्षिणी भागों पर चक्रवात अम्फन ने जमीन धंसाई की, ये लैंडफॉल करी. लैंडफॉल क्या होती है हम अभी देखेंगे आगे सेगमेंट में. हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है कि साइक्लोन अम्फन आया था और इसने वेस्ट बंगाल और ओडिशा पार्ट को हिट किया है. तो स्टेट कौन सा हिट हुआ है? वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. साइक्लोन का नाम क्या है? अम्फन. और ये अम्फन जो नाम है ये किसने दिया है? थाईलैंड. थाईलैंड ने ये नाम दिया गया है. थाईलैंड के जो सजेस्टेड नेम्स थे उनमें से ये सिलेक्ट किया गया है. ठीक है, क्लियर टिल है. सो अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट में एंड दैट इज कि साइक्लोन और लैंडफॉल है क्या. तो पहले हम लैंडफॉल देखते हैं कि लैंडफॉल अगर हम बोल रहे हैं जैसे हमने पुराने में बोला था कि लैंडफॉल हुआ है, तो इस लैंडफॉल का मतलब क्या है. अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज क्लासिफाइड एज मेकिंग अ लैंडफॉल व्हेन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म होता है उसको जो बीच का पार्ट होता है, साइक्लोन जब अराइज होता है तो इट देयर इज अ सर्कल अराउंड व्हिच इट रोटेट्स, इसके आसपास घूमता है साइक्लोन. तो जो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म है moves towards the coastal area. In strong tropical cyclones it is when the eye moves towards the land. जो सेंटर है इसे हम आई बोलते हैं. इसका मैं आपको डायग्राम आगे दिखाऊंगी. तो ये जो आई वाला सेगमेंट है, जो सेंटर वाला सेगमेंट है, ये जब लैंड की तरफ मूव करने लग जाता है तो उसे हम लैंडफॉल है. तो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भूस्खलन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तूफान का केंद्र तट पर चला जाता है, यानी जो सेंटर है या केंद्र है वो तट पर चला गया या कोस्ट तक पहुंच गया. तो जितना स्ट्रॉन्ग है वो उतना क्लोज आएगा तो उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा. तो लैंडफॉल का मतलब है आई या सेंटर कोस्ट तक पहुंचना. ठीक है, now you're clear with the word landfall in a cyclone. So we'll move forward and get कि साइक्लोन क्या है.
जब हम बात कर रहे हैं साइक्लोन की, अब साइक्लोन ही क्या है उसके देखते हैं। तो इट्स अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो ये जो आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, दिस इज द सेंटर या आई। सबसे पीसफुल जगह होती है, जो आई वाला पार्ट होता है साइक्लोन का, बीच वाला पोर्शन जिसके अराउंड हो रहा है ये जो वर्ल्ड है, दिस, ये जो घुमाव है, घुमाव, इसे हम वर्ल्ड बोलते हैं, और जो बीच वाला है उसे हम आई बोलते हैं। ठीक है, तो जो cyclone is a large scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure. Now I के पार्ट में low atmospheric pressure होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये आई के आसपास लो होता है। एक चक्रवात एक बड़े पैमाने का वायु द्रव्यमान है जो कम वायुमंडलीय दबाव के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है। मजबूत केंद्र आई है और उसके चारों ओर घूमता है। Cyclones are characterized by inward spiraling winds that rotate about a zone of low pressure. ये वाला लो प्रेशर एरिया है आई वाला, और इसके आसपास जो विंड्स घूमती है उसे हम साइक्लोन के कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। Now one thing that is important over here is जब साइक्लोन घूमता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरह घूमती है तो ये इस तरह से ऑपोजिट साइड, ये मूवमेंट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज मूवमेंट या क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो डायरेक्शन जो है स्काई में क्लॉकवाइज होगा सदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। दूसरी बात, साइक्लोन जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया है? सो दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइक्लॉस। साइक्लॉस होता था कॉइल ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स जो गोले में बैठते हैं उसे साइक्लॉस बोलते थे, और उधर से ये ग्रीक वर्ड है, उधर से बना है साइक्लोन, क्योंकि ये भी गोल घेरे में। ठीक है, क्लियर? साइक्लोन कहाँ से अराइव हुआ है, साइक्लोन का स्ट्रक्चर क्या है? आई में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो रहता है, वर्ल्ड जो आसपास घूमने वाली विंड है वर्ल्ड बोलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ तक वी आर क्लियर अबाउट द साइक्लोन और लैंडफॉल। दो चीजें हमने यहाँ पे कवर कर दी है। द थर्ड वन कम्स इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, या ये अलग कैसे है, या ट्रॉपिकल साइक्लोन और साइक्लोन में डिफरेंस क्या है? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे होते हैं? वार्म ओशन वाटर, गर्मी के टाइम पे होंगे जब ओशन वाटर गर्म होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब गर्म समुद्र के पानी में होता है तो उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे। ठीक है, अब इनका नाम अलग अलग है। नॉर्थ अटलांटिक रीजन में हरिकेन कहते हैं, नॉर्थ पैसिफिक रीजन में टाइफून कहते हैं, और इंडियन ओशन में इसे साइक्लोन। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग नाम है। तो उत्तरी अटलांटिक में इसे तूफान कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक में इसे तूफान कहेंगे, उत्तरीय प्रशांत में टाइफून कहेंगे, और हिंद महासागर इंडियन ओशन के आसपास इसे चक्रवात कहेंगे। तो अगर पूछते हैं कि कहाँ पे क्या कहते हैं, तो now diagram as I told you, I'm going to tell you about the diagram as well. तो ये है एक बेसिक डायग्राम अबाउट इट कि ये साइक्लोन का मूवमेंट कैसा रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर यू कैन सी कि ये जो सेंटर वाला है दिस इज द आई, यहाँ पे कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा शांति है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। इसके आसपास यहाँ पे देयर इज दिस वर्ल्ड गोइंग ऑन, ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है दिस इज द वर्ल्ड ऑफ विंड। ये जो वर्ल्ड आपको दिखता है गोलाई, ये यहाँ होता है, सारा काम ये वर्ल्ड के अंदर होता है। ठीक है, और आउटफ्लो यहाँ से ये बाहर की तरफ जो फैलता है वो ऐसे ही फैलता है। ठीक है, तो ये आई है सबसे पीसफुल एरिया, एंड इसके आसपास ये घूमता है।
और प्रेशर, अब मैंने यहाँ पे बोला था आई की तरफ में प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होता है, बिल्कुल नहीं, लो प्रेशर होता है, बेसिकली 0 भी नहीं, लो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो इन दी आई सेगमेंट। लेकिन जैसे जैसे बाहर जाते जाते एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है, यानी कि अगर एक सर्कल में देखें तो आई में तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, साइक्लोन सिर्फ और सिर्फ सीज में होते हैं, ऐसा नहीं है नदी में होगा, नहीं, सिर्फ सीज में साइक्लोन होते हैं। इसके बाद द नेक्स्ट वन विच वी मूव फॉरवर्ड टू इज अबाउट, ना आप लोगों ने साइक्लोन के बारे में काफी सारी चीजें देख ली है, वी हैव सीन अबाउट साइक्लोन, टाइफून क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, हरिकेन क्या होता है, कैसे ओरिजिन होता है, बेसिक आइडिया आप लोगों को लग गया है साइक्लोन के स्ट्रक्चर का एंड उस सब का। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रीलिम्स का फॉर्मेट, कि प्रीलिम्स में आपके सामने क्वेश्चन कैसे आ सकता है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नाउ हिंदी वालों के लिए भी मैं क्वेश्चन लाई हूँ, द सेम क्वेश्चन हैज बीन ट्रांसलेटेड इन हिंदी, वेट फॉर 2 मिनट्स, एक बार इंग्लिश में मैं पढ़ दूं फिर हिंदी में पढ़ दूं, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, it is an intense vortex or a whirl in atmosphere with a very strong wind circulating around it in clockwise direction in northern hemisphere and anti-clockwise in southern. And west coast of India is less vulnerable to storm surges than the east coast of India in terms of both the height as well as frequency. तो स्टेटमेंट्स क्या कह रही है, पहला स्टेटमेंट में क्या है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंटी क्लॉकवाइज सदर्न में है, और दूसरे स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया है कि वेस्ट कोस्ट में साइक्लोन्स कम आते हैं कंपेयर्ड टू ईस्ट कोस्ट में। और ये किस टर्म्स में है, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार आता है, और हाइट के मामले में भी वेस्ट कोस्ट इज लेस वल्नरेबल देन ईस्ट कोस्ट, ठीक है। एंड हिंदी वालों के लिए वी हैव द ट्रांसलेशन, नीड नॉट वरी एट ऑल, यू आर नॉट एट ऑल इग्नोर्ड ओवर हियर एज वेल। सो यहाँ पे देखें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें। पहला है कि एक तीव्र भंवर है या वायुमंडल में बहुत तेज हवाएं हैं जो उत्तरी गोलार्ध में एक दक्षिणावर्त दिशा में और दक्षिणा गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा की ओर है, ठीक है। और दूसरी यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन के ऊपर है। और दूसरी बात है कि भारत के पश्चिम तट तूफान के बढ़ने की घटना के साथ साथ घटना की आवृत्ति दोनों के संदर्भ में भारत के पूर्वी तट की तुलना में तूफानी लहरों से कम असुरक्षित है, ठीक है। सो वही वेस्ट कोस्ट और ईस्ट, these are the statements which are given, और इसके बेसिस पे आपसे पूछ सकते हैं कि what is your answer, and the right answer in this situation is going to be ऑप्शन 2 ओनली, क्योंकि ये बात सही है कि वेस्ट कोस्ट लेस वल्नरेबल है ईस्ट कोस्ट के मामले में, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैंने अभी बताया था एंटी क्लॉकवाइज है और सदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, ठीक है। एंड इसके अलावा क्वेश्चन मैंने आपको बताया साइक्लोन का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली कौन सा साइक्लोन हिट किया है, कौन से एरियाज पे हिट किया है, किसका नाम लिया गया, ठीक है। दीज आर द सिंपल फॉर्मेट्स इन विच द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, और ये थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो दिस वन आई प्रपोज टू यू इन द क्वेश्चन फॉर्मेट। नेक्स्ट इफ वी मूव फॉरवर्ड, अब बात आते हैं कि यू नो यू हैव सीन कि हाँ न्यूज़पेपर में हमने देख लिया, लेकिन अब वोकैबुलरी पे भी एक नजर डाल लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ 4 वर्ड्स हैं, आई एक्सप्लेन यू द वर्ड्स, आई एक्सप्लेन देयर यूज, मैं आपको उसका यूज भी बताऊंगी, और ये दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए है। तो नए वर्ड्स हैं आपके सामने 4,
slowly increase the number, धीरे धीरे नंबर इंक्रीज करेंगे. अभी 4 से शुरू करते हैं. I'll explain you the word, मैं आपको मतलब समझाऊंगी वर्ड का. आपके पास सेंटेंस होगा, एक एग्जाम्पलर सेंटेंस. एंड आई वुड वांट कि एक बार आप ये वर्ड समझ जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके एक सेंटेंस उससे बनाएं और पोस्ट करें, जिससे मुझे समझ में आए कि आप लोगों को ये वोकैबुलरी समझ में आ भी रही है या नहीं, और सेंटेंस सही बन रहा है या नहीं. ठीक है. सो द फर्स्ट वन विच वी हैव ओवर हियर इज नज. नज यानी पोक करना. हल्के से, कभी एल्बो से भी आप किसी को टेक देते हो, पोक करते हो, या उंगली से कभी किसी को कर रहे हो, या किसी को बातों से कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि उसको हिला रहे हो कि बोलो, कुछ बोलो, यू स्पीकिंग सच वर्ड्स के सामने वाला रिस्पॉन्ड करे, उसे कहते हैं पोक करना या प्रॉम्प्ट करना या स्टिम्युलेट करना. नज यानी कि उसको उंगली कर रहे हो कि बोलो कुछ. ठीक है. सो शी ट्राइड टू नज हिम इनटू चेंजिंग हिज माइंड. ये 2 वर्ड्स है कि उसने सामने वाले को अपना सोच को चेंज करने के लिए पोक किया. पोक किया यानी कि उसे नज किया या उसे हिलाया कि बोलो कुछ, थिंक अबाउट दिस. तो किसी को पोक करना या उसको अपनी बातों में लाना और स्टिम्युलेट करना, उसको कुछ रिएक्शन करवाना, दैट इज नोन एज नजिंग. ठीक है, जो आप दोस्तों में करते भी रहते हैं नॉर्मली. दूसरी बात, साकली. साकली यानी शार्प, क्लियर, सिंपल. बिल्कुल शार्प डिफरेंस है, या बहुत ही क्लियरली आपको समझ आ रहा है, राइट एंड रॉन्ग बिल्कुल क्लियर है, या सिंपल चीज है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सी चीज है, तो वो स्टार्टली हो जाता है. जैसे वी आर स्टार्टली अवेयर ऑफ द रिस्क. हमें साफ साफ पता है कि क्या रिस्क है. We are starkly aware of the economic situation. यानी हमें economic situation साफ साफ पता है. या there is a stark difference between right and wrong. एक clear difference है कि ये सही है या नहीं है, ये सही है या गलत है. तो किसी भी चीज को sharply या clearly बोलना है stark. Imperative यानी बहुत important, बहुत ही crucial, बहुत ही authoritative, यानी जो अपना रौब जमा सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इम्पेरेटिव. जैसे वाटर इज इम्पेरेटिव फॉर सर्वाइवल. हमारे जीने के लिए पानी बहुत जरूरी है. ब्रीदिंग इज इम्पेरेटिव फॉर सर्वाइवल. सांस लेने के लिए, सांस लेना बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए. एंड द लास्ट वर्ड विच वी हैव इज माउंटिंग. दैट इज इंक्रीजिंग या ग्रोइंग या एस्केलेटिंग, यानी बढ़ना, कुछ चीज बढ़ रही है, दैट इज माउंटिंग. He didn't tell us of his escalating concerns over upcoming exam results. उसने हमें नहीं बताया जो उसके मन में टेंशन हो रही थी एग्जाम को लेके, या उसके जो मन में डाउट बढ़ रहा था एग्जाम को लेके. तो escalating यानी बढ़ रहा है कोई चीज. तो ये 4 वर्ड है, सिंपल वर्ड्स हैं, आप आसानी से इस पे सेंटेंस बना सकते हैं. एंड आई वुड रियली लाइक कि आप लोग इस पे सेंटेंस बनाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं, बना के पोस्ट करें, जिससे कि हमें पता लगे यू आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड with the sentence as well as you understand the word or not. ठीक है, यूज करेंगे, वोकैबुलरी का ये है, आप जितना यूज करेंगे वर्ड उतना क्लियर होगा. और ये कहाँ हेल्प करेगा? आंसर राइटिंग में. आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में, वहां पे सबसे ज्यादा हेल्प करेगा. तो ये दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, दैट प्लीज यूज दीज वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस सो दैट we also know and you also understand the word on a better scale. So with this, I would like to leave the session. Do follow us on Telegram for further updates, and आप app load कर सकते हैं, Anytime Learning app. This course is going to run, or these videos are going to run from Monday to Saturday every day, and we're going to talk about some of the other topic which is important from the examination point of view. So we'll hope to see you next day. Until then, goodbye, take care, and have a great day.